बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी। हवाओं का तो ये हाल था जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। बाहर चल रही हवाओं को मैं बस के अंदर बैठकर भी साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। बस उस तेज हवा को चीरती हुई अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। मेरा नाम शुभम है और मैं अपने गांव से दूर शहर में काम करता हूं और आज मैं तकरीबन 5 सालों के बाद अपने गांव लौट रहा हूं। सच कहूं तो परिवार वालों के बगैर मेरे लिए 5 साल गुजारना बहुत मुश्किल था, मगर हमारी आर्थिक हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मुझे 5 साल शहर में रहकर खुद को सेटल करना ही पड़ा, जो कि मैंने बहुत अच्छे से किया। खैर, बस अब मेरे गांव के रास्ते पर चल रही थी। 5 साल पहले का गांव और अभी का गांव, दोनों में अभी तक तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखा था। खैर, बस मेरे गांव के बस स्टॉप पर रुकी। बारिश अभी भी उसी तरह से हो ही रही थी, लिहाजा मैं बस से उतरकर दौड़ते हुए सीधे रमेश काका की चाय की दुकान में घुस गया। वहां बस से उतरने वाला मैं अकेला ही था। खैर, अच्छी बात तो ये थी कि चाय की दुकान खुली हुई थी। पहले पहले तो रमेश काका ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर बाद में वो मुझे पहचान गए। हालांकि रमेश काका मेरे गांव के नहीं थे, मगर मेरे परिवार वालों से उनकी अच्छी जान पहचान थी। तभी रमेश काका ने मुझसे कहा, पर शुभम बेटा, तुम इतनी रात गए घर कैसे जाओगे, वो भी इस बारिश में। इस पर मैंने एक नजर हाथ घड़ी पर देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। अभी ज्यादा रात नहीं हुई है। मैं रमेश काका को ये बोलने जा ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मैं शहर में नहीं बल्कि गांव में खड़ा हूं। यहाँ रात के 9 बजना आधी रात के समान होता है। जिस पर मैंने रमेश काका से कहा, हाँ रात तो हो गई है, कोई रिक्शा मिलेगी अभी? मेरी इस बात पर रमेश काका बोले, रिक्शा? वो तो रात 8 बजे के बाद बंद हो जाती है ना, तुम भूल गए? इस पर मैंने कहा, अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इसका मतलब गांव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर रमेश काका मुंह खींचते हुए बोल पड़े, ना ना, गांव में क्या बदलाव होगा। मुझे पता लग गया था कि यहां से घर तक का रास्ता मुझे पैदल ही तय करना पड़ेगा, मगर बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस बारिश में कैसे, क्योंकि मौसम इतना खराब था कि पल भर के लिए भी मुझे खुले आसमान के नीचे जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। पता नहीं कौन सा पेड़ कब मेरे ऊपर गिर जाए। जिस पर मैंने रमेश काका से पूछा, काका छाता है क्या आपके पास? इस पर रमेश काका ने कहा, छाता है बेटा मेरे पास, ये लो, ले जाओ। इतना कहकर रमेश काका ने मुझे अपना छाता दे दिया, जिसके बाद मैंने उनसे छाता लिया और चलते हुए निकल पड़ा अपने गांव की ओर। रात के 9 बज रहे थे, मगर रास्ता देखकर लग रहा था कि वक्त आधी रात का हो चुका है। ठीक 5 साल पहले की तरह ना तो रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा था, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा था कि वैसे मौसम में कोई भी घबरा जाए। रास्ते पर खामोशी इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि मेरे पैदल चलने की आवाज भी मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। छाते पर टिपटिपाती बारिश की बूंदें और बीच बीच में गरजते बादल माहौल में एक अलग सा डर घोल दे रहे थे, जिसे लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सामने से निकला हो। मेरे पैर उसी जगह पर
अपने आप ही रुक गए। मैं रुककर चारों तरफ देखने लगा, मगर वहां मेरी आंखें अंधेरे के अलावा किसी और चीज को देख नहीं पा रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा, और मैं इतना सोचकर वापस से आगे बढ़ने लगा। मगर कहीं ना कहीं वो चीज मेरे जहन में छपसी गई थी। आखिर वो क्या हो सकता है? अगर कोई जंगली जानवर होता तो वो इतनी जल्दी गायब नहीं होता। कम से कम पल भर के लिए तो मैं उसे देख पाता। मन में उमड़ते इन सारे सवालों को लेकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक बाइक खड़ी दिखी। उस बाइक को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये बाइक है किसकी और इस सुनसान रास्ते पर ऐसे क्यों खड़ी है। लिहाजा मैं चलते हुए उस बाइक के करीब गया और आसपास देखने लगा, मगर वहां आसपास कोई इंसान नहीं था। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी ठीक मेरे पीछे ही खड़ा है। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर मैंने कहा, जी कुछ नहीं, बस ये बाइक देखी तो आ गया। आपकी है ये बाइक? तो इस पर उस आदमी ने कहा, जी मेरी बाइक है। आपको कहीं जाना है क्या? इस पर मैंने कहा, जाना तो था मुझे राजपुर गांव। इस पर उस बाइक वाले ने कहा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे भी उधर ही जाना है। मुझे भी लगा यही ठीक रहेगा, लिहाजा मैंने उस आदमी की बात मान ली और उसकी बाइक पर छाता लेकर बैठ गया। छाता मैंने खोला हुआ था क्योंकि बारिश अभी भी हो ही रही थी। छाते की मदद से मैं भी बच रहा था और वो बाइक वाला भी। बाइक उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी कि तभी मेरी नजर उस बाइक चला रहे आदमी पर गई। उस आदमी के कपड़े जरा भी नहीं भीगे थे, मगर ये कैसे हो सकता है? वो आदमी तो इतनी देर से भीग रहा था। मैंने अपनी आंखों से उसे भीगते हुए देखा था, तो फिर उसके कपड़े सूखे हुए कैसे हो सकते हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात इतनी छोटी भी नहीं थी कि मैं इसे नजरअंदाज कर दूं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के एक कोने में ये बात बैठ चुकी थी। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 9 बज रहे थे, वहीं अब रात के 10:30 बज रहे थे। खामोशी की चादर में पूरा रास्ता लिपटा हुआ था। रास्ते पर कोई इंसान तो दूर, जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। अभी मैं छाता पकड़कर बाइक पर बैठा ही हुआ था कि तभी मेरी नजर बाइक के साइड मिरर पर गई, तो मैंने वहां जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि बाइक के साइड मिरर पर मुझे बाइक चलाने वाले का चेहरा नजर आ रहा था। उस आदमी का चेहरा मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और जुबान बाहर लटकी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। मैं इतना तो जान ही गया था कि अगर मैं यहां रुका तो मारा जाऊंगा, मगर जब तक बाइक नहीं रुकती मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप अपनी हिम्मत बांधे बाइक पर ही बैठा रहा, तब तक जब तक मुझे ये आवाज नहीं आई, आ गया आपका राजपुर गांव। इतना सुनते ही मैं फटाफट से बाइक पर से नीचे उतरा और भागते हुए सीधे अपने घर घुस गया। इस दौरान मैंने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। फिर जब मैंने इस घटना का जिक्र घर वालों से किया तो पता चला कि आज से कुछ ही दिन पहले उस रास्ते पर एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया था।
दरअसल ऐसे ही बारिश का मौसम था। उस बाइक वाले की बाइक का टायर फिसल गया, जिसकी वजह से वो उस रास्ते पर इतनी जोर से गिरा कि उसके सर पर चोट लग गई और वो वहीं पर मर गया। तब से उसी की आत्मा उसी रास्ते पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, जिस कारण आसमान का रंग भी एकदम काला पड़ चुका था और हाईवे पर गाड़ियों का काफिला भी काफी कम हो गया था। दरअसल आज शाम को चाचा जी का कॉल आया था। मैंने जब कॉल रिसीव किया तो चाचा जी ने कहा, पवन, दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम पापा के साथ जल्दी यहाँ पहुँचो। चाचा जी की बात सुनने के बाद मैंने सारी बात पापा को बताई, जिसके बाद मैं और पापा कार लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़े। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी बगल के सीट पर बैठे पापा ने कहा, और 3 घंटे में हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर पापा खिड़की से बाहर देखने लगे। दादाजी की तबीयत बिगड़ने की खबर को सुनकर पापा काफी टेंशन में थे और गांव पहुंचने की जल्दी उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वापस से चाचा जी का कॉल आया। चाचा जी का नंबर देखते ही मैंने कार को रास्ते के किनारे पर रोका और फोन उठाया तो चाचा जी ने कहा, पवन, तुम लोग कहाँ पर हो अभी? इस पर मैं बोला, हम लोग बस कुछ ही घंटों में पहुँचने वाले हैं। जिस पर चाचा जी ने कहा, ठीक है, आराम से आना, दादाजी अभी पहले से थोड़े ठीक है। चाचा जी से ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने ये बात पापा को बताई तो उनका भी टेंशन थोड़ा कम हुआ, जिसके बाद मैं कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। करीब 2 घंटा कार चलाने के बाद हम उस मोड़ पर पहुंचे जहां से दाहिना रास्ता हमारे गांव की ओर जाता था। मैंने कार को दाहिना मोड़ लिया और हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मैं करीब 5 सालों के बाद गांव जा रहा था, मगर खिड़की से बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था कि 5 सालों में कुछ बदला ही ना हो। वही जंगल से घिरे कच्चे रास्ते, जिसके दोनों ओर घने लंबे पेड़। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारे कार की हेडलाइट भी कम पड़ रही थी। अभी हम उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी कार की हेडलाइट रास्ते के बीचों बीच गिरे एक साइकिल पर गई। वो साइकिल रास्ते पर इस कदर पड़ी हुई थी कि हमारी कार आगे नहीं जा सकती थी। मैंने कार को उस साइकिल के पास रोक दिया और पापा से कहा, पता नहीं किसकी साइकिल है जो रास्ते के बीचों बीच ऐसे फेंक कर चला गया, रुकिए मैं उतर कर साइड करता हूँ। जिस पर पापा ने कहा, बेटा थोड़ा संभल कर जाना। पापा के बोलने के बाद कार का दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर निकला और उस गिरे हुए साइकिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। कार के बाहर इतना सन्नाटा छाया हुआ था, जिसका पता मुझे तब चला जब मेरे चलते कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। चलकर मैं उस साइकिल के पास गया तो मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मैं थोड़ा सहम सा गया। दरअसल साइकिल से थोड़ी ही दूरी पर रास्ते के किनारे एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सर से काफी खून निकल रहा था। मैं भागकर पापा के पास आया और पापा को पूरी बात बताई, जिसके बाद पापा भी कार से बाहर निकले और हम दोनों उस गिरे हुए आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने जब दोबारा उस आदमी की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिस पर पापा ने कहा, अरे पवन, कहाँ कोई आदमी है? जिस पर मैंने कहा, अभी तो वो आदमी यहीं पर गिरा हुआ था। जिस पर पापा ने कहा, जरूर तेरा कोई वहम होगा, साइकिल साइड करके आगे बढ़ते हैं। मैं भी अब उस बात पर
उतना ध्यान ना देकर रास्ते के बीचों बीच गिरे हुए साइकिल को साइड करने लगा और कार को आगे बढ़ा दिया। मगर कहीं ना कहीं मेरे जहन में कुछ अजीब सा जरूर लग रहा था, क्योंकि मैंने उस आदमी को रास्ते के किनारे अपनी आंखों से देखा था। फिर वो आदमी गया तो गया कहाँ। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी हमारी कार की डिग्गी में से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई अंदर से हमारी कार की डिग्गी को बजा रहा हो। मैं झट से कार को एक साइड में रोका और पापा के साथ कार से नीचे उतरकर पीछे गया तो वो आवाज और जोर हो गई। अब मैं थोड़ा सहम गया था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं डिग्गी खोलकर देख सकूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी पापा ने एकदम से डिग्गी खोल दिया, जिसके बाद अंदर का नज़ारा देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल डिग्गी के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मगर हमारी डिग्गी में इतना सारा खून आया तो आया कैसे? अब हम दोनों को लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा हम दोनों और बाहर ना रुककर कार के अंदर आए और कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगे। मुझे अंदाजा हो गया था कि हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अभी मैं कार भगा ही रहा था कि तभी काफ़ी तेज चल रही कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जैसे ही खिड़की की ओर देखा तो मैं डर से कांपने लगा। मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगी। दरअसल खिड़की पर एक खून से सना हुआ हाथ था जो बार बार खिड़की को पीटे जा रहा था। मैं जैसे ही उस हाथ को दिखाने के लिए पापा की तरफ मुड़ा तो मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि मेरे बगल वाली सीट पर कोई नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? पापा तो अभी अभी मेरे बगल में ही थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी पीछे वाली सीट से एक आवाज आई, आज तुम लोगों को मारकर मेरा बदला पूरा होगा। ये आवाज सुनने के बाद मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले रास्ते के किनारे जख्मी हालत में देखा था। मगर अब उस आदमी का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं जल्दी से कार से निकलकर बाहर भागने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर ये क्या, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था, मानो किसी शक्ति ने दरवाजे को जकड़कर रखा हो। अभी मैं भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और घसीटकर मुझे कार से बाहर ले आया और एक भारी सी आवाज में बोला, आज तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वो शैतान मेरा गला काफी जोर से दबाने लगा। मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था कि तभी दूर से मुझे एक बाइक आती दिखी। उस बाइक की हेडलाइट की रोशनी मेरे पर पड़ते ही वो शैतान कहीं गायब हो गया। फिर वो बाइक मेरे पास आई तो उसमें मेरे चाचा जी थे। चाचा जी मुझे देखकर ही समझ गए कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर चाचा जी ने कहा, अच्छा हुआ तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल करके बता दिया, वरना पता नहीं आज क्या होता। जिस पर मैंने कहा, चाचा जी पापा कहाँ हैं? जिस पर चाचा जी ने कहा, पापा काफ़ी पीछे ही छूट गए हैं। उस शैतान के छलावे के कारण तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा कार में हैं। जिसके बाद मैं और चाचा बाइक पर बैठकर उस जगह पर पहुंचे जहां पापा को देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस शैतान ने ये क्यों कहा कि मुझे मारकर ही उसका बदला पूरा हो जाएगा। मैंने चाचा जी से जब पूछा तो चाचा जी ने बताना शुरू किया, पवन तुम्हें याद है आज से 5 साल पहले जब तुम गांव आए थे
तो वापस घर लौटते वक्त तुमने एक साइकिल सवार आदमी को इसी रास्ते पर अपनी कार से धक्का मार दिया था। उस समय तो उस आदमी को कुछ महसूस नहीं हुआ, मगर दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन वो मर गया। और आज भी तू जब गांव के रास्ते वापस लौट रहा था तब उसी आत्मा ने तेरे साथ शायद बदला लिया। भला तो इस बात का कि मैं समय पर आ गया। चाचा जी की पूरी बात सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि वो आदमी कौन था और मुझे क्यों मारना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।